नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज। मैं पूजा हूँ, हमेशा की तरह आपकी होस्ट दोस्त हूँ। और दोस्त हूँ तो वादा पूरा निभाती हूँ, दोस्ती पूरी निभाती हूँ और आप तक लेकर आती हूँ किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0, जो कि हर मंगलवार और शुक्रवार को आप हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर लगातार सुन रहे हैं। बहुत अच्छे आपके सुझाव आ रहे हैं। आप इसे सुनते हैं ठीक 12 बजे। और आज भी ये कार्यक्रम लेकर आई हूँ एक विशेषज्ञ और विशेष विषय के साथ। जी हाँ किसान भाई बहनों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण कृषि विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो है मक्का की फसल में संतुलित पोषण प्रबंधन। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना जरूर चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देशित है ये कार्यक्रम और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। आज का जो हमारा विषय है उस पर मैं आपको बेहद अच्छी जानकारियां देना चाहूंगी, लेकिन दिलवाना चाहूंगी, खुद नहीं दे पाऊंगी। कृषि विशेषज्ञ हमारे बीच मौजूद हैं फोन लाइन पर। श्री अनुज तिवारी जी जो है एरिया एग्रोनॉमिस्ट, यूपी वेस्ट, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। मक्का आज सिर्फ एक फसल ही नहीं है, बल्कि किसानों की आय, पशु का आहार और उद्योगों से जुड़ी एक मजबूत कड़ी बन चुकी है। लेकिन मक्का से अच्छी पैदावार और बेहतर गुणवत्ता तभी मिलती है जब उसे सही समय पर सही पोषण मिले। सही कहा अनुज जी मैंने? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा है। सही पोषण मिलेगा तभी अच्छा उत्पादन आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसी विषय पर क्यों ना आज के आप हमारे विशेषज्ञ हमें बेहतरीन जानकारियां दें। सही बात तो आप ही बता पाएंगे, इसलिए सबसे पहला सवाल ही मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि मक्का की फसल हमारे किसान भाई बहनों के आर्थिक जीवन में क्या मुख्य भूमिका निभाती है? मक्का की जो खेती है ये हमारे किसान भाइयों की आर्थिक के साथ साथ ये हमारा अर्थव्यवस्था में तो योगदान दे ही रही है। इसके अलावा उसका अनाज के रूप में उपयोग हो रहा है, फीड के रूप में, जानवरों को चारे के रूप में उपयोग हो रहा है, स्टार्च के लिए इसका उपयोग होता है, कॉर्न फ्लेक्स के रूप में इसका उपयोग हो रहा है और बहुत सारे इसके उत्पाद बनते हैं, जिससे कि किसान भाई अपने मक्का को अलग अलग उसमें बेच के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मक्का के उत्पादन में तो भारत का विश्व में 5वां स्थान है और उसमें किसान भाई बहुत अच्छी अच्छी तकनीकें अपना रहे हैं, जिससे मक्का की फसल में उत्पादन भी बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में मक्का का काफी बड़ा एरिया होता है, वहाँ पे लगती है मक्का। जहाँ पे जैसे कि आपका जिसमें छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सबसे ज्यादा मक्का का खेती हो रहा है। और अभी मक्का में आप देखें कई ऐसी वेरायटी है, जैसे स्वीट कॉर्न ऐसी वेरायटी है मक्के की, ऐसी किस्म है जिसकी मक्का मीठा होता है और वो स्पेशली भुट्टे के रूप में यूज किया जाता है। और आपको कहीं भी आप मॉल्स में जाएं, वहाँ पे आप देखें तो छोटे छोटे पैकेट में आपको स्वीट कॉर्न का देंगे। आप जाएं तो आपको एक भुट्टा पैक किया हुआ मिलेगा कि ये स्वीट कॉर्न है, तो उससे काफी अच्छा भाव मिल रहा है। इन दिनों जो अभी आपको बाजार में स्वीट कॉर्न मिल रहा है, तो वो किसान भाइयों को अच्छा, उनको इनकम का एक अच्छा सोर्स बना हुआ है। बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कि आपके किसानों के आय के लिए अच्छी आय अपना ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। और बच्चों का तो ये बहुत ही पसंदीदा होता है, बहुत फेवरेट होता है स्वीट कॉर्न जब भी बच्चे घूमने जाते हैं। और मुझे लगता है काफी महंगा भी होता है ये, जब बच्चों को खाने के लिए। दोनों चीजें ही मतलब महंगा भी है और उनका अच्छा क्वालिटी अच्छा है, तो और इसमें न्यूट्रिएंट अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूट्रिशन अच्छे हैं और क्वालिटी अच्छी होती है, तभी दाम भी अच्छा मिलता है। और यही आर्थिक जीवन में मुख्य भूमिका है हमारे किसान भाई बहनों की मक्का की। अगला सवाल जो हम आपसे करना चाहते हैं वो ये है कि मक्का की फसल में अगर संतुलित पोषण प्रबंधन की बात करें तो इससे आप क्या समझते हैं और क्या समझाना चाहते हैं, और इसका महत्व हमारे किसान भाई बहनों के लिए कितना जरूरी है, यानी कि फसल के लिए कितना जरूरी है संतुलित पोषण प्रबंधन? इस पर हमें जानकारी दीजिए। संतुलित पोषण प्रबंधन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। संतुलित पोषण प्रबंधन का अर्थ है कि फसल में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में दिया जाए, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जैसे जिंक, कैल्शियम, बोरोन, इनका मक्का में बहुत बड़ा योगदान है। अगर इन पोषक तत्वों की फसल में कमी हो रही है तो वहाँ आपका उत्पादन में बहुत बड़ी क्षति होती है। अगर आपके खेत में जिंक की मात्रा की कमी हो रही है तो मक्के के पत्ते सफेद होंगे, आपका जो आप मक्के का भुट्टे में दाने नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जिंक जो है प्लांट होता है उसमें फ्लावर जो आता है ना, तो वो फीमेल फ्लावर को मजबूत करता है जिंक, और बोरोन है मेल फ्लावर को मजबूत करता है। जब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अच्छे होंगे है ना, स्टाइलेट और स्टिग्मा, तो उससे क्या होगा,
आपका पॉलिनेशन अच्छा होगा, और पॉलिनेशन जब अच्छा होगा तो उसके बाद सीड सेट अच्छा होगा, यानी कि आपका दाना भुट्टे में भर के आएगा। अगर कोई भी जिंक या बोरॉन की कमी होती है उसमें, तो उसमें बाल में दाना नहीं आएगा, कोई भी एक कमी होगा। जिंक अच्छा नहीं होगा तो उसमें आपका फीमेल फ्लावर आपका अच्छा नहीं बन पाएगा और वो समय से पहले फ्लावर गिर जाएगा, तो आपका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो आपका दाना नहीं बनेगा। भुट्टे में भी कुछ कई बार आप देखें बाजार में भुट्टे में कुछ कम दाने बने होते हैं। गर्मियों के भुट्टे में बोले टेम्परेचर हाइट, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वहाँ पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता। पॉलिनेशन के लिए आपका जिंक और बोरॉन बहुत आवश्यक पोषक तत्व है। तो इसीलिए किसान भाइयों, मक्का की फसल में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के अलावा जिंक और बोरॉन भी बहुत अधिक आवश्यक है, कैल्शियम। इन पोषक तत्वों को आप सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में अगर आप देंगे तो आप उच्च गुणवत्ता की मक्का प्राप्त कर सकते हैं। और संतुलित पोषण प्रबंधन के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी अपने कार्यक्रम में इसके बारे में विशेष चर्चा की थी कि किसान भाई संतुलित पोषण प्रबंधन का ही प्रयोग करें, संतुलित खादों को ही जमीन में दें, जिसमें के सभी खादें जो फसल के लिए आवश्यक है, किसी एक खाद के ऊपर ही ज्यादा न जाए। अगर किसान भाई आप मक्का के खेत में अगर ज्यादा यूरिया दे रहे हैं, ज्यादा नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो इससे आपका पौधा तो हरा रहेगा, हरा भरा बना रहेगा, लेकिन उसके जो भुट्टे हैं उसमें दाना कम आएगा, दाना नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ जिंक और अगर आपका बोरॉन का कमी है तो इससे आपका दाना नहीं बनेगा। और इसकी पूर्ति के लिए आपको जिंक देना पड़ेगा। और जिंक का यारा फर्टिलाइजर से अगर मैं आपको बताऊं तो यारा का एक आता है जिंटेक्स 700 और प्रोकोड जिंक, ये दो तरीके के जिंक हैं, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में आते हैं। इनको आप यूरिया पे कोट करके प्रोकोड जिंक को दे सकते हैं और जिंटेक को आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे क्या है आपके मक्का में जिंक की कमी नहीं होगी। और जिंक की कमी नहीं होगी तो आपका फूल अच्छा आएगा और दाना पूरा भर के आएगा, जिससे किसान भाई को उच्च गुणवत्ता का और अधिक मात्रा में उत्पादन मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। तो मक्का की अच्छी बढ़वार और उत्पादन के लिए कौन कौन से पोषक तत्व मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जरूरी हैं? सबसे ज्यादा जरूरी अगर पोषक तत्वों की मैं बात करूंगा तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक और मैग्नीशियम, ये जो तत्व है, और साथ में बोरॉन, ये सबसे ज्यादा जरूरी तत्व है। अगर इन तत्वों की कमी अगर होती है तो सीधा सीधा वो आपके उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। अगर अभी मैंने आपको बताया जैसे कि जिंक का कमी होगा, बोरॉन का कमी है, तो आपके भुट्टे में दाना नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो बहुत कम बनेगा, क्योंकि पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर आपका पोटेशियम का कमी हुआ तो पत्ते किनारे की तरफ से सूखने लगेंगे, फाइनली क्या होगा, उत्पादन नहीं आएगा पौधे के अंदर। और कैल्शियम का कम है तो स्टार्च नहीं बनेगा। स्टार्च में, मक्के में स्टार्च क्या, स्टार्च ही सबसे ज्यादा। अगर ये स्टार्च की मात्रा कम बनी तो दाना आपका छोटा हो जाएगा, तो उसमें आपको वजन और उत्पादन कम होगा, जिससे क्या होगा, किसान भाई को सही वजन, अगर कम वजन मिलेगा तो उनको भाव भी अच्छा नहीं मिलेगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। भाव नहीं मिल रहा तो उनका आर्थिक नुकसान होता है। तो इसलिए किसान भाई आप जिंक, बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये बेसिक न्यूट्रिएंट है। इसके अलावा इन पोषक तत्वों का जरूर ध्यान रखें, सही और संतुलित मात्रा में अपनी फसल में उपयोग करें, जिससे आपकी फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी। बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आप हैं श्री अनुज तिवारी जी, आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट, यूपी वेस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। आप फोन लाइन पर आज हमारे साथ जो विषय है उस पर चर्चा कर रहे हैं, और वो है मक्का की फसल में संतुलित पोषण प्रबंधन। किसान भाई बहनों, हम आपको बताना चाहेंगे, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित है ये खास कार्यक्रम कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0 और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित है। ये खास कार्यक्रम आप हमेशा ही सुन पाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर। यह है रेडियो फ्रीक्वेंसी जिस पर आप हर मंगलवार और हर शुक्रवार ठीक 12 बजे हमारा ये कार्यक्रम सुनते हैं, और अगर आप मिस कर देते हैं तो इसका पुनः प्रसारण हम आपके लिए लेकर आते हैं ठीक अगले दिन 12 बजे। और आप ये सभी कार्यक्रम, सभी विशेषज्ञ और अपने सुझाव संदेश के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, और हमारे सभी कार्यक्रम देख और सुन सकते हैं हमारे YouTube पेज पर, जो है 90.4 आगरा की आवाज। वहां पर आप कभी भी देश के किसी कोने में बैठकर इस कार्यक्रम का आनंद प्राप्त कर सकते हैं।
और अपने सुझाव लगातार ऐसे ही भेजते रहिए संदेश के माध्यम से। फिलहाल आज हम जो अनुज जी से बात कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मक्का की फसल में संतुलित पोषण प्रबंधन कैसे किया जाए, क्यों जरूरी है। आपने ये तो बताया कि अगर संतुलित पोषण प्रबंधन ना हो, यानी कि पोषण ना मिले हमारी मक्का की फसल को, तो दाना कई बार छोटा रह जाता है। इसके अलावा और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमारी फसल को? अगर मैं बोलूं सही पोषण तो नहीं मिलता है तो आपका पौधे की बढ़वार नहीं होगी, पौधे की बढ़वार नहीं, दाना तो छोटा रह ही रहे, इससे उत्पादन कम हुआ। दूसरा, आपका चारा भी नहीं मिलेगा, फसल में चारा भी नहीं मिलेगा, किसान को दाना भी नहीं मिला, तो उसके जानवरों को चारा भी नहीं मिला, और उसको जो उत्पादन के लिए दाना चाहिए, मैंने तो वजन दाना ही का है, अगर वो दाना नहीं मिल रहा है, सही क्वालिटी का नहीं मिल रहा है, तो उसका बाजार में भाव नहीं मिलेगा, जिससे सीधा है किसान का आर्थिक नुकसान होगा। और इसलिए सही पोषण प्रबंधन रखना बहुत जरूरी है। आपको उच्च क्वालिटी का दाना प्राप्त हो, उच्च क्वालिटी की मक्का जो आप हार्वेस्ट करेंगे तो आपको वजनदार मक्का मिले, जिसमें स्टार्च अच्छा होगा। स्टार्च अच्छा होगा तो वो मक्का आपका रेट भी अच्छा मिलेगा, अगर दाना भरा हुआ पूरा मोटा दाना मिलेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें स्वाद भी होता है, टेस्टी भी वो होता है, और तभी वो गुणवत्तापूर्ण कहलाया जाता है। ये आपने सही बात बताई है। अगला सवाल जो हम आपसे करना चाहते हैं अनुज जी, वो ये है कि जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व मक्का की फसल में क्या भूमिका निभाते हैं? मक्का की फसल में जिंक की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे कि मैंने आपके रेडियो के चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों को अभी बताया कि अगर आपके खेत में मक्का की फसल में जिंक की कमी हो रही है तो उससे क्या होगा, आपके पौधे की पत्तियों पे सफेद धारियां बन जाएंगी, सफेद और पीली, जिससे क्या होगा, पौधा भोजन नहीं बना पाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल कम बनेगा। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो पौधा भोजन नहीं बना पाएगा, भोजन नहीं बना पाएगा तो उसका विकास नहीं होगा। जिंक पौधे में जड़ों के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। जिंक आपका प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी बहुत आवश्यक तत्व है। इसकी थोड़ी सी कमी अब अगर भी हो जाती है फसल में तो अंत में आपको उत्पादन को बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। पौधे की ऊंचाई कम हो जाती है, जो आपके पौधे में जो दो गांठें होती है उनकी दूरी कम, मतलब क्या हुआ, लंबाई बढ़ना कम हो जाएगी पौधे की, पीलापन आ जाता है पौधे पे, क्लोरोसिस जिसको हम बोलते हैं। नई पत्तियों के बीच में आप देखेंगे धारियां सी बन जाएंगी पीली पीली, इंटरवेनल क्लोरोसिस जिसको बोलते हैं। और सफेद पट्टियां, जैसे मैं आपको भी मैं बताऊँ, जो नई बड होती है व्हाइट हो जाती है, तो ऐसा होने से क्या होगा, इससे आपका सीधा पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ रुकेगी तो आपका उत्पादन सीधा प्रभावित हो जाता है। फसल आपकी देर में पकती है, आपकी फसल देर में पकती है, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो बाद में आपका भुट्टा भी लेट निकलेगा तो आपका लेट तैयार होगा। तीसरा, परागण अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि जिंक की कमी है, तो आपका मादा फूल कमजोर हो जाता है पौधे में, जिससे क्या होगा, आपका परागण अच्छा नहीं होगा, तो आपकी जो भुट्टा बन रहा है उसमें पूरा भर के दाना नहीं आएगा, और ये सब चीजें नहीं होंगी तो फाइनली आपका उत्पादन कम हो जाएगा। जड़ों में का विकास कम हो जाता है। अगर आपकी जिंक की कमी, जिंक में ऑक्सीजन हार्मोन निकलता है, तो ऑक्सीजन हार्मोन से क्या आपका जड़ें बढ़ती हो, जड़ें अगर नहीं बढ़ रही हैं तो वहाँ पे आपका जो जमीन में पोषक तत्व पौधा अच्छे से नहीं ले पाता है, जिससे आपका उत्पादन खराब हो जाता है और उत्पादन कम आता है। बहुत अच्छी जानकारी अनुज जी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आज का विषय ही ऐसा है कि मक्का की फसल में संतुलित पोषण प्रबंधन कितना उपयोगी है। इसके उपयोग आप हमें बता रहे हैं, इसके फायदे बता रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर ही फसल के लिए, वो है मृदा का स्वास्थ्य। और मृदा का स्वास्थ्य कैसे हमारे किसान भाई बहन जा सकते हैं, वो जान सकते हैं मिट्टी की जांच कराकर। तो अनुज जी, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि मक्का की खेती में मिट्टी की जांच कराने से किसानों को क्या क्या लाभ मिलते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर आप मिट्टी की जांच कराते हैं तो मिट्टी की जांच कराने से आप सही उर्वरक जो आपकी फसल को देना है वो ही आप फसल में देंगे। अगर अभी आप बिना देख के, बिना मिट्टी की जांच कराई अगर फसल उत्पादन कर रहे हैं तो आप सिर्फ अंदाज से कर रहे हैं कि हाँ ये इतना इतना देना है। हो सकता है कि हम जो खाद दे रहे हैं उसमें से कुछ खाद पहले से ही जमीन में पर्याप्त मात्रा में हो और वही खाद हम दे रहे हैं, और जो खादों की जमीन में कमी है, जिन पोषक तत्वों की, वो पोषक तत्व हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि जमीन में कौन से पोषक तत्व की कितनी जरूरत है। मृदा परीक्षण से नहीं जान पाते हैं कि कौन कौन से तत्व जमीन में मौजूद है और किन की कमी है, और जो जिस पोषक तत्व की कमी है उन उर्वरकों को सही तरीके से चुनने में मदद मिलती है। इसके लिए मैं आपको फिर बताना चाहूंगा
अभी हमारे कुछ समय पहले के जो प्रधानमंत्री जी ने भी इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया, बात कहा था कि आप सभी किसान भाई अपनी जमीन का समय समय पर परीक्षण कराएं। बिल्कुल। अगर आप सही समय पर परीक्षण करा रहे हैं, मिट्टी की जांच कराते हैं, तो इससे आपका उत्पादन बढ़ता है और आपका अनावश्यक खर्च भी कम होता है। क्योंकि मिट्टी की जांच अगर आपने करवाई है तो जिस पोषक तत्व की आपके खेत में कमी है, आप वही पोषक तत्व अपनी जमीन में देंगे। अनावश्यक खर्चे इससे आपके बच जाते हैं और जिससे क्या हो, किसान भाई का आपका उत्पादन तो बढ़ ही रहा है और खर्चे भी कम हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपनी जमीन की जांच जरूर करानी चाहिए और इसकी मिट्टी परीक्षण कराने के लिए बहुत सारी लैब है, बहुत सारी लैब, प्राइवेट लैब भी है, गवर्नमेंट लैब भी है। आप कहीं से भी मिट्टी की परीक्षण करा सकते हैं। इससे आपकी फसल में जो आपका खर्च है, लागत खर्च, वो आपका कम होगा, क्योंकि फिर आप वही पोषक तत्व अपनी फसल को देंगे जो आपकी फसल के लिए जरूरत है, ना कि अभी आप कोई कुछ भी दे रहे हैं। आपको पता चले कि फास्फोरस की वहाँ जरूरत कम है, आप डीएपी दे रहे हैं। आपको दिख रहा है कि वहाँ पोटेशियम की जरूरत है लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या इम्बैलेंस फर्टिलाइजर जो यूज कर रहे हैं वो नहीं होगा। उसमें आपकी जो पोषक तत्व की जरूरत है, मिट्टी की जांच की रिपोर्ट के बाद जो आपको रिपोर्ट मिलेगी, उसको देख के आप जिन सही पोषक तत्वों का चुनाव करके जो रिकमेंडेड है वही आप देंगे, तो इससे आपका उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी और आपको आर्थिक लाभ हुआ। बहुत अच्छा। यारा फर्टिलाइजर के पास भी एक बहुत ही अच्छी लैब है बबराला में, हमने देखा है, वहां विजिट किया है और ये भी देखा है कितनी अच्छी आधुनिक मशीनें आपके पास हैं और आप भी मृदा परीक्षण वहां करते हैं। हमारे किसान भाई आपके यानी कि यारा फर्टिलाइजर के माध्यम से कैसे करा सकते हैं अपना मृदा परीक्षण, थोड़ा ये डिटेल में बताइएगा। हाँ, किसान भाई यारा फर्टिलाइजर की लैब में भी अपनी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। उसके लिए आपके जो जिस एरिया में ये किसान भाई हमारे हैं वहाँ पे अपने यारा के प्रतिनिधि से मिलके और या वहाँ पे जो आपके जो भी खाद के प्रोडक्ट के विक्रेता हैं जो यारा से संबंधित है, वहाँ पे आके आप बात कर सकते हैं और उनको मिट्टी का नमूना अपने खेत से दे सकते हैं। और उसके लिए आपको खेत में 8-10 जगह से मिट्टी 6 से 8 इंच गहराई की मिट्टी आपको लेनी है, लेकिन उस मिट्टी में पिछले 1 महीने पहले कोई खाद, रासायनिक खाद ना दिया हो। ऊपर का आपको आधा, मतलब कि आप 1 सेंटीमीटर ऊपर की मिट्टी हटा दें, पेड़ के नीचे से मिट्टी का नमूना ना लें और आप वी शेप में खेत में मिट्टी का सैंपल लें और 8-10 जगह से आपने सैंपल लिया, उसको आपस में मिला के आप 5-6 बार मिलाइए और उसको कम कम करके आप आधा किलो मिट्टी का नमूना लें और वहाँ पे आप देखिए और उसको आप यारा की लैब में टेस्ट करा सकते हैं। जो जिसके लिए वहाँ पे जो चार्जेस है उसमें 12 से 14 लीटर का टेस्टिंग होता है, तो वो आप करा सकते हैं और आपको सही रिपोर्ट मिलेगी जिससे आप सही और संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है ये। तो ये तो बात हुई मिट्टी के परीक्षण की। आप दोबारा से मक्का की फसल की बात करते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संतुलित पोषण अपनाने से मक्का की उपज और गुणवत्ता में किस प्रकार का सुधार हमारे किसान भाई बहनों को देखने को मिलता है। संतुलित पोषण प्रबंधन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। संतुलित अगर हम उत्पादन कर रहे हैं, संतुलित पोषण दे रहे हैं, उससे हमारा क्या होगा, सभी पोषक तत्व जो जरूरी पोषक तत्व है उत्पादन के लिए वो उनको मिल जाएंगे। जैसे कि आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आपको बेसल डोज में देना है तो आप उनको उस समय दीजिए। आपको जिंक का बाद में स्प्रे करना है, बोरॉन का स्प्रे में देना है, जिससे कि आपका सही भुट्टा बन सके और आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। उसके लिए आपको ये संतुलित पोषण आपको फील्ड में देना होगा, जिससे कि आप भरपूर मात्रा में फसल की पैदावार ले सकते हैं। और संतुलित पोषण प्रबंधन ही भरपूर पैदावार की कुंजी है। एक प्रकार से आप ये मान लीजिए, आप सही पोषण प्रबंधन किया तभी आप अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। बुआई के समय अगर आप डीएपी डालते हैं, अगर कुछ किसान भाई बुआई के समय डीएपी नहीं देते हैं, तो वहां पर अगर आप देखेंगे जब आपका पौधा 25-30 दिन का या 40 दिन का हो जाता है तो पत्तियों के किनारे बैंगनी रंग के धब्बे आना स्टार्ट हो जाते हैं। बैंगनी रंग के धब्बे आना हो जाते हैं तो उससे फसल का क्या, आपका ग्रोथ पे सीधा सीधा असर पड़ता है और आपके भुट्टे छोटे रह जाए। तो वहां पे आपको देखना होगा कि आपको सही मात्रा में सही समय पे आपको पोषण देना होगा। जी, बहुत जरूरी है ये। तो ऐसे में यारा फर्टिलाइजर द्वारा मक्का की खेती के लिए कौन कौन से मुख्य उर्वरक उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्हें आप सजेस्ट करना चाहेंगे? उन उर्वरकों के बारे में भी बताइए और ये भी बताइए किस तरह से किस किस समय पर
उनका सही रूप से हमारे किसान इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आप बुआई के समय यूरिया, DAP और पोटाश का जो उपयोग करते हैं वो करें। उसके बाद जब फसल आपकी 35 से 40 दिन की होती है तो उस समय आप वहाँ पे खेत में एक स्प्रे जिंट्रेक का करिए या प्रोकोड जिंक यूरिया में मिला के ब्रॉडकास्ट करिए, जिससे क्या हो, मक्के में व्हाइट लीफ जो बनती है वो नहीं होगी जिंक की कमी के कारण। और बोरोन का 40 दिन की अवस्था पे बोट्रैक के नाम से जो बोरोन आता है उसको आप स्प्रे में इस्तेमाल करिए, जिससे क्या होगा, आपकी फसल में अच्छा उत्पादन आएगा। कैल्शियम नाइट्रेट जो हम आपको बात कर रहे हैं, इसको मक्का की फसल में आप 40 दिन की अवस्था पे 30 से 40 दिन की अवस्था में आप दीजिए, जिससे आपके पौधे की बढ़वाहट अच्छी होगी और आपके दाने जो आपके दाने बन रहे हैं वो दाने का आकार अच्छा आएगा। दाने में स्टार्च की मात्रा बढ़ेगी। जब दाने में स्टार्च की मात्रा बढ़ेगी और दाने का चमकीला दाना अगर पैदा होगा तो उससे सीधा सीधा आपको वजन मिलेगा और आपका भाव भी अच्छा मिलेगा, जिससे आपको आर्थिक लाभ ज्यादा होगा। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत सही बताया और ये बहुत जरूरी भी है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 लीवा नाइट्राबोर के नाम से जो आपका कैल्शियम नाइट्रेट आता है, उसका किसान भाई 1 एकड़ में 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की तरह से उपयोग कर सकते हैं आपके खेत। किस समय पर? ये आपका 35 से 40 दिन की अवस्था पे। और किस तरह से इसका उपयोग करना चाहिए? इसको ब्रॉडकास्ट करके आप छिड़काव के द्वारा पैक के हाथ से ब्रॉडकास्ट करके आप उसमें खेत में उपयोग कर सकते हैं। और जो बोरोन का बताया उसको आप स्प्रे में उपयोग कर सकते हैं, जिंट्रेक और बोट्रेक। जी जी। जैविक खाद का भी क्या मक्का की खेती में बहुत उपयोग अच्छा रहता है? हाँ, जैविक खाद का अगर मैं आपको बात करूं तो आप जैविक खाद के रूप में आपका हरी खाद ये आप ग्रीन मैन्यूर कर सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं, खेत में आप गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं। इनको उपयोग करने से क्या होगा, आपके खेत में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये आप जब जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, ऑर्गेनिक कार्बन की जब मात्रा बढ़ेगी तो आपके न्यूट्रिएंट जो आप खेत में डाल रहे हैं वो लीच होकर जमीन के अंदर नहीं जाएंगे और आपके लंबे समय तक पौधे को मिलेंगे, क्योंकि गोबर की खाद, इन सभी खादों में काफी जो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है, जिससे आपकी जमीन में पानी लंबे समय तक रहता है, आपका लीच होकर न्यूट्रिएंट नीचे नहीं जाता और नमी थोड़ा ज्यादा समय तक बनी रहती है और उससे आपकी फसल को लंबे समय तक न्यूट्रिएंट और पानी मिलता रहता है, जिससे आपका फसल लंबे समय तक आपका जो न्यूट्रिएंट मिल रहा है उससे आपकी बढ़वार लंबे समय तक होती है। जी अनुज जी, आप बहुत एक समय ज्यादा अपने किसान भाइयों के साथ गुजारते हैं, आप फील्ड में बहुत रहते हैं, किसान भाई बहनों के बीच बहुत समय से आप काम भी कर रहे हैं, तो आपने क्या महसूस किया है, पारंपरिक खेती करने वाला किसान या आधुनिक मशीनों द्वारा कार्य करने वाला किसान, कौन मक्का की खेती में फायदा कमा रहा है और साथ ही साथ किसको अच्छा भी लग रहा है? ऐसे कुछ बताइए हमारे किसान भाइयों को, जिससे वो कम से कम जागरूक तो हो कि पारंपरिक खेती सही है मक्का की फसल के लिए या जो आधुनिक मशीनें आ गई हैं, आधुनिक तकनीक आ गई हैं जो सरल भी हैं, क्या वो सही है? मैं अभी आपको अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अब जो युग है आधुनिक खेती का युग है, क्योंकि आज के समय मजदूरों का मिलना बहुत कठिन है। आपको खेत में काम करने के लिए जो मजदूर चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह उतने लोग नहीं है। तो उस चीज को देखते हुए पहले सब लोग मक्के की बुआई हाथ से करते थे, एक एक दाना हाथ से पूरे खेत में बुआई करते थे, लेकिन अभी ऐसी मशीनें आ गई हैं जिससे आप बुआई भी मशीन से कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग भी मशीन से कर सकते हैं। आप देखिए कि स्प्रे करने के लिए ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर है, बड़े बड़े ड्रोन का स्प्रे में उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि मक्के में आज के समय में कीड़े भी बहुत आ रहे हैं। इसमें एक कीड़ा विशेष रूप से जो काफी नुकसान पहुंचा रहा है, फाल आर्मीवर्म, तो पिछले 4-5 साल से बहुत सभी एरिया में देखा जा रहा है। मक्का की फसल में ये फाल आर्मीवर्म नाम का जो कीड़ा है, ये तो इसको कंट्रोल करने के लिए अभी आप ड्रोन से किसान भाई काफी उपयोग कर रहे हैं। ड्रोन से क्या है, आपका समय की बहुत बचत होती है और थोड़े से केमिकल से कम पानी में पूरे खेत में अच्छे से स्प्रे हो जा रहा है और इससे कंट्रोल करने में मदद हो रही है काफी किसान भाइयों की, जो कि ट्रेडिशनल हैंड स्प्रेयर की अपेक्षा जो अभी ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर और ड्रोन से जो उपयोग कर रहे हैं, वहां पे किसान भाइयों का समय बच रहा है और आपका काम जल्दी हो रहा है मशीनों से, और आप अच्छी क्वालिटी का बीज ले रहे हैं, अच्छी खाद उपयोग कर रहे हैं, तो इससे आपका समय और धन की बचत हो रही है और आपका अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं।
बिल्कुल। अभी जिस कीट का आपने जिक्र किया कि कुछ सालों से ये कीट मक्का की खेती में देखने के लिए मिल रहा है, इस कीट के आने का क्या कारण है? इसकी पहचान हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? ये 3 मुख्य बातें जरूर बताइए। ये जो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँ, ये फाल आर्मी वर्म, ये कीट अभी सबसे पहले स्टार्ट आपको 2018-19 में हिंदुस्तान में पहली बार दिखाई दिया। तो मक्के की फसल में मुख्य रूप से अभी यही कीट नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि आप वो गोब में घुस के खा रहा है शुरुआती अवस्था में। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका पहले पौधे को शुरुआती अवस्था में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिससे कि बढ़वार में काफी प्रभाव पड़ रहा है। तो किसान भाई इसमें इसका पहचान के लिए अगर आपको बोलूंगा, अगर आपको खेत में जो आपका मक्का है वहां पे ऊपर की तरफ ये कीट खाने के बाद आपका एक्सक्रीटा निकालता है, तो ऊपर की तरफ निकल के आ रहा है पत्ती पे, वहां पे ही आपको दिखेगा कि उसने खाया, खाने के बाद बाहर निकाल दिया। तो वो देख के आप पहचान लेंगे कि फाल आर्मी वर्म मेरे खेत में आया हुआ है। और जगह जगह स्पॉट में दिखाई देगा ये आपको। जैसे आपके एक जगह पूरे खेत में एक साथ, कुछ यहाँ पे दिख रहा है, कुछ वहां पे, कुछ वहां पे, जगह जगह आपको ये दिखाई देगा। तो इसके लिए आप कंट्रोल करने के लिए भी आपको जो स्प्रे देना होगा, इसके गोब में अंदर वहां पे केमिकल थोड़ा जाना चाहिए, तभी ये अच्छे से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ना आए इसके लिए हम पहले ही कौन सा उपाय कर सकते हैं? नहीं, पहले तो आप इसमें पहले उपाय के लिए तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको स्टार्टिंग एक आध दिखता है तो आप वहीं उसको कंट्रोल कर दीजिए। बिल्कुल सही। क्योंकि कीड़ा है वो कहीं से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। कोई ऐसा तापमान तो नहीं है जिसमें मुख्य रूप से ये आ जाता है? नहीं, अभी ये हमें गर्मियों में भी दिखाई दे रहा है, बरसात के मौसम में भी दिखाई दे रहा है। दोनों समय में पिछले 3-4 साल से काफी रिपोर्ट हुआ है और ये सब जगह दिख रहा है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस पर भी रोक लगेगी, क्योंकि हमारी कृषि जो है, हमारा खेत, हमारी फसल जो है, अब वो आधुनिकता और वैज्ञानिकों के साथ में जुड़ चुके हैं, विज्ञान के साथ जुड़ चुके हैं। जरूर ऐसा कोई ना कोई सरल सुलभ तरीका निकल के ही आएगा जिससे हम इस कीट आर्मी नाम है इसका इससे हम छुटकारा, बिल्कुल, इससे हम जल्द ही छुटकारा प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ और साथ ही साथ हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि यारा फर्टिलाइजर और किस किस प्रकार से मक्का की खेती को बेहतर बनाने में हमारे किसान भाई बहनों की मदद करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यारा फर्टिलाइजर जो है संतुलित पोषण प्रबंधन के लिए किसान भाइयों को मक्का की खेती में हम उनको समय समय पर किस किस पोषक तत्व की जरूरत पड़ रही है वो समय समय पर जाके किसान भाइयों को बताते हैं, फील्ड में जाके दिखाते हैं। जिसमें कि आपका यारा के बहुत सारे उत्पाद हैं, जैसे यारा मिला कॉम्प्लेक्स है, इसको हम बोलते हैं बुआई के समय दीजिए आप यूरिया डीएपी के साथ में। इसमें क्या हुआ, आपको काफी सारे 9 पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, बोरोन, मैग्नीज। तो सारे पोषक तत्व अगर आप जो पौधे की जरूरत है वो आप दे रहे हैं तो आपका सीधी सी बात है, आपका उत्पादन अच्छा आएगा, उच्च गुणवत्ता का आप मक्का पैदा कर सकते हैं। बाद में आपको कैल्शियम आप फील्ड में दे रहे हैं, जिंक और बोरॉन जो कि आप स्प्रे के रूप में दे रहे हैं। जिंक की कमी होने से आपके उत्पादन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जिंक और बोरॉन की। तो यारा फर्टिलाइजर की तरफ से हम लोग समय समय पर किसान भाइयों को ट्रेनिंग भी देते हैं, फील्ड में जाके दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं कि आप इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो आप कैसे अपने खेत में कम खर्चे में भी अधिक उत्पादन ले सकते हैं। आप सॉइल टेस्टिंग करवाइए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम किसान भाइयों की मदद करते हैं, जाके समय समय पे खेतों में जाके देख के और उनको बताते हैं जिससे उनकी उपज और आय बढ़ सकती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारियां अनुज तिवारी जी आपने आज हमारे साथ साझा की हैं। आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यूपी वेस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। आप पुनः हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया, साथ ही साथ अपनी कीमती जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं अनुज जी। नमस्कार। नमस्कार। तो आज हमारे ये जो विशेषज्ञ हैं, इन्होंने मक्का की फसल में संतुलित पोषण को लेकर इतनी उपयोगी और व्यवहारिक जानकारी आपसे यानी हमारे प्यारे श्रोताओं से साझा की है। तो प्रिय किसान भाई बहनों, आशा करती हूँ कि आज की बातचीत, आज की ये गुफ्तगू, आज की ये इंटरव्यू, आज की ये जानकारियां आपके लिए एक संदेश लेकर आई हैं। आपको संतुलित पोषण, सही जानकारी और आधुनिक उर्वरकों के साथ मक्का की खेती को ज्यादा लाभकारी बनाया कैसे जा सकता है, ये सारी जानकारियां अनुज जी ने आपको डिटेल में आज बताई हैं और आपके लिए उम्मीद करती हूँ ये बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। इसी के साथ अभी समय मुझे और ज्यादा इस कार्यक्रम में बातचीत करने की इजाजत नहीं देता है, तो जा तो रही हूँ, लेकिन वो भी इस वादे के साथ कि जल्द ही एक और नया अच्छा विषय जो कि कृषि संबंधी होगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और एक और अच्छे विशेषज्ञ को
लेकर हाजिर होंगी आपके ही रेडियो फ्रिक्वेंसी 90.4 आगरा की आवाज पर। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।